हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम अब पढ़ेंगे कि जो सॉइल है उसकी हम लोग प्लास्टिसिटी लिमिट जो है कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हेडिंग लिख रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लास्टिक लिमिट। पेन जो है ख़त्म हो गई है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, ये एम है। तो प्लास्टिक लिमिट जो है हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए हम लोग सबसे पहले करते क्या हैं कि हम लोग एयर ड्राई सॉइल सैंपल लेते हैं। ठीक है, हम लोग इसके पहले लिक्विड लिमिट ज्ञात करने के लिए ओवन ड्राई सॉइल सैंपल हमने लिया। तो जब हम उसे ओवन ड्राई करते हैं तो उसमें वाटर जो है बिल्कुल भी नहीं रहता। हम लोग प्लास्टिक लिमिट ज्ञात करने के लिए एयर ड्राई जो है सॉइल सैंपल लेते हैं। उस सॉइल सैंपल में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ पानी मिलाते हैं और पानी मिला के जो है उसका प्लास्टिक पेस्ट बनाते हैं। प्लास्टिक मतलब कि जिस शेप में हम चाहें उस शेप में हम उसे ढाल सकें। फिर उसे प्लास्टिक पेस्ट बनाने के बाद एक नॉन पोरस ग्लास मतलब कि ऐसा समतल जो है कोई कांच का जो है प्लेट, ठीक है, ऐसा समतल बिल्कुल। और करने के बाद से हम उस पे जो सॉइल मास जो हमने बनाया है, जो सॉइल सैंपल का हमारा जो पेस्ट है, उसे इस पे रखेंगे और ऐसे रोल करके 3 mm का जो है धागा बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो प्लास्टिक प्लेट पे रख के, ऐसे कांच के प्लेट पे जो है रख के, ठीक है, हम ऐसे रोल करके 3 mm का धागा जो है बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम देखो, जब हम धागा बनाने की कोशिश करेंगे तो एक ही बार में क्या होगा कि वो धागा जो है बन नहीं पाएगा। ठीक है, तो अलग अलग वाटर कंटेंट हम लोग मिलाएंगे और अलग अलग वाटर कंटेंट पे जो है धागा बनाने की कोशिश करेंगे। तो वो वाटर कंटेंट, ऐसा वाटर कंटेंट जिसपे क्या हो कि जो हमारा 3 mm का जो है 3 mm का जो हमारा धागा है वो बनते बनते जो है टूटने लगे, तो उस वाटर कंटेंट को ही हम क्या कहेंगे, प्लास्टिक लिमिट कहेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा वाटर कंटेंट जिस पे 3 mm का धागा जो है, सॉइल मास का 3 mm का धागा बनते बनते जो है टूटने लगे, ऐसे वाटर कंटेंट को हम लोग प्लास्टिक लिमिट जो है कहते हैं। तो हमारा जो है स्टेप क्या है वो हम सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एयर ड्राई जो है सॉइल सैंपल लेते हैं। एयर ड्राई सॉइल सैंपल लेकर कुछ मात्रा में पानी मिलाकर प्लास्टिक सॉइल मास बनाते हैं। तो सबसे पहले ये काम करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सॉइल को नॉन पोरस ग्लास की प्लेट पर रखकर 3 mm का धागा, ठीक है, इसे हम थ्रेड भी कहते हैं। थ्रेड, THREAD, थ्रेड बनाते हैं। तो हमने पहले एयर ड्राई सॉइल सैंपल लिया, उसमें पानी मिलाया, फिर हम इसे कांच की प्लेट, नॉन पोरस प्लेट पे रख के धागा बनाते हैं। अब क्या करते हैं कि अलग अलग वाटर
कंटेंट पर यह टेस्ट तब तक करते हैं जब तक क्या हो 3 mm का धागा बनाने पर धागा बनते बनते न टूटने लगे। तो हम इस टेस्ट को तब तक जो है रिपीट करते हैं जब तक कि जो हमारा 3 mm का धागा है वो बनते बनते जो है टूटने न लगे। ठीक है, तो जब ऐसा वाटर कंटेंट हमें मिल जाएगा जिस पे ये जो हमारा धागा है वो बनते बनते जो है टूटने लगेगा, तो उस सॉइल का जो है क्या करते हैं, जब टूटने लगेगा तो उस समय सॉइल का वाटर कंटेंट ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, और वही वाटर कंटेंट है वही सॉइल की क्या होती है, प्लास्टिक लिमिट होती है। प्लास्टिक लिमिट होती है। ठीक है, तो प्लास्टिक लिमिट जो है ज्ञात करना जो है बहुत ही आसान है और इसकी विधि जो है बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब ये प्लास्टिक स्टेट क्या होता है, तो इस स्टेट में क्या होता है कि जो सॉइल है हमारी उसमें जो है बिना क्रैक उत्पन्न हुए आसानी से किसी शेप में जो है ढाली जा सकती है। ठीक है, तो प्लास्टिक स्टेट क्या होता है इसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, PLASTIC प्लास्टिक स्टेट। तो इस स्टेट में क्या होता है, इस स्टेट में सॉइल में बिना क्रैक उत्पन्न हुए, ठीक है, विदाउट एनी रप्चर, यानी कि बिना क्रैक्स उत्पन्न हुए आसानी से किसी भी शेप में ढाला जा सकता है। तो आसानी से बिना क्रैक्स उत्पन्न हुए किसी भी शेप में ढाला जा सकता है। तो हमने जब शुरू में कंसिस्टेंसी को पढ़ा था तो इधर क्या था, सॉइल का जो है वॉल्यूम था, ठीक है, और इधर क्या था, वाटर कंटेंट था। ठीक है, और ये हमारा सॉइल का जो है ओरिजिनल शेप था और ऐसे कुछ था। तो ये है WS श्रिंकेज लिमिट और ये क्या है, WP है प्लास्टिक लिमिट और ये क्या है, WL लिक्विड लिमिट। तो इसके बाद से जो सॉइल हमारी है वो इस लिक्विड लिमिट के बाद से जो है लिक्विड स्टेट में आ जाती है। लेकिन ये जो प्लास्टिक लिमिट है, ठीक है, और ये जो लिक्विड लिमिट है इसके बीच में जो सॉइल हमारी रहती है वो प्लास्टिक स्टेट में रहती है। ठीक है, PLASTIC प्लास्टिक स्टेट। तो ये जो अवस्था है इसमें जो है प्लास्टिक स्टेट में रहती है
और इस स्टेट में जो है सॉइल को हम किसी भी शेप में जो है ढाल सकते हैं, लेकिन सॉइल का जो सरफेस है उस पे किसी भी तरह का जो है क्रैक्स जो है उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात जो है ध्यान में रखेंगे। अब हम एक और चीज़ जो है, एक और पॉइंट लिख लेते हैं कि जो सॉइल है, तो अगर वो क्ले है और सिल्ट है, ठीक है, तो क्ले में जो प्लास्टिक लिमिट का जो रेंज है वो 0 to 100 होता है, और सिल्ट में जो है प्लास्टिक लिमिट का रेंज जो है 0 to 50 होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं मैक्सिमम प्लास्टिक रेंज ऑफ क्ले। तो क्ले का जो है प्लास्टिक का रेंज है 0 to 100, ठीक है, और अगर सिल्ट है तो उसके लिए क्या है, मैक्सिमम प्लास्टिक रेंज ऑफ सिल्ट, तो इसका है 0 to 50। अब ये क्ले का ज़्यादा है और सिल्ट का कम है, ये हमने पिछले वीडियो में जब लिक्विड लिमिट जो है हम लोग समझ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है समझाया था। क्योंकि जो क्ले के जो पार्टिकल होते हैं वो 2 माइक्रोन से छोटे होते हैं, जबकि जो सिल्ट के पार्टिकल होते हैं वो 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन के बीच में होते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो एक और चीज़ समझते हैं कि अगर क्ले के पार्टिकल जो है 2 माइक्रोन से छोटे हैं तो क्या होता है, और 2 माइक्रोन से अगर बड़े पार्टिकल हैं जिसे हम सिल्ट कहते हैं तो क्या होता है। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जैसे जैसे कणों की साइज जो है छोटी होती जाएगी, उन कणों पे आयनिक इफेक्ट जो होता है वो बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे कण जो है बड़े होते जाएंगे उन कणों पे जो है आयनिक इफेक्ट है वो कम होता जाएगा, और जो ग्रेविटी का इफेक्ट है वो बढ़ता जाएगा। ग्रेविटी माने कि जिस फोर्स से पृथ्वी किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। तो देखो अगर कोई चींटी जो है ऊपर से गिरती है तो उसका जो है हाथ पैर कुछ नहीं टूटता, क्यों? क्योंकि जो उसका जो मास है वो क्या है, बहुत ही कम होता है। तो मास कम होने से उस पर जो ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है वो जो है बहुत ही कम होता है। ठीक है ना, तो ये अंतर है। तो पार्टिकल जितने छोटे होंगे उन पे ग्रेविटी का इफेक्ट जो है कम होगा और इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जो है ज़्यादा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स का इफेक्ट के जो है ज़्यादा होगा। इस बात को जो है ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे नोट पॉइंट करके एक चीज़ लिखते हैं और इसके बाद से मैं आपको समझाता हूँ। नोट, ठीक है, तो नोट में पहले लिख लेते हैं फिर आपको बताते हैं। जिस सॉइल के कणों का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है या सरफेस एरिया ज़्यादा होता है या उसमें एडजॉर्ब, ठीक है, एक होता है एब्जॉर्ब और एक होता है एडजॉर्ब। ठीक है, ये हम जब सॉइल वाटर पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छी तरीके से इसे हम समझेंगे। ठीक है, एडजॉर्ब आयन की मात्रा ज़्यादा होती है उसकी प्लास्टिक लिमिट तथा लिक्विड लिमिट
ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे नोट पॉइंट पे हमने लिखा कि जिस सॉइल के कणों का जो है सरफेस एरिया ज़्यादा होता है या उसमें जो है एड्जॉर्ब आयन की मात्रा जो है ज़्यादा होती है, उसकी प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट का मान ज़्यादा होता है। तो इसके पहले मैंने बताया कि जो पार्टिकल हैं वो अगर जितने छोटे होते जाएंगे उस पर आयन का इफेक्ट बढ़ता जाएगा और जितने बड़े होते जाएंगे उस पर ग्रेविटेशन का इफेक्ट बढ़ता जाएगा। ये चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करी। तो देखो होता क्या है कि जो पार्टिकल हैं वो जितने छोटे होते जाएंगे उनका सरफेस एरिया है जो वो बढ़ता जाएगा और सरफेस एरिया बढ़ने के कारण जो है उस पर जो आयन का इफेक्ट है वो बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे कण जो है बड़े होते जाएंगे उनका सरफेस एरिया जो है छोटा होता जाएगा और उस पर जो आयन का इफेक्ट है वो कम होता जाएगा और ग्रेविटेशन का इफेक्ट जो है ज़्यादा होते जाएगा। तो ये बात जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये जो है अगर आपको अभी दिक्कत हो रहा है तो हम जब सॉइल वाटर पढ़ लेंगे और क्ले मिनरोलॉजी पढ़ लेंगे तो जो है सारा कुछ जो है आपको मतलब ख़त्म हो जाएगा, आपको कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो क्ले होते हैं, क्ले के पार्टिकल जो है प्लेट शेप में होते हैं, ऐसे प्लेटी शेप में। और सैंड को तो आपने आंखों से देखा ही है कि उसके पार्टिकल जो है ऐसे होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसका सरफेस एरिया क्या है, कम है। और ये जो है प्लेटी शेप में होते हैं, ऐसे प्लेट शेप में, तो इसका सरफेस एरिया क्या है? सरफेस मतलब कि सरफेस का एरिया। जैसे ये कॉपी है तो कॉपी का ये चारों तरफ का जो एरिया है वही सरफेस एरिया है। ठीक है, तो ये जो कण हैं, ये कणों का जो सरफेस एरिया होगा वो कम है और ये क्ले के पार्टिकल जो होते हैं वो प्लेट शेप में होते हैं, तो इसका सरफेस एरिया यानी कि चारों तरफ का जो एरिया है वो ज़्यादा होता है। तो जब कण छोटे होते हैं, अब इसका जो है क्या है कि जो भार है वो भी कम है, तो इस पे आयन का इफेक्ट ज़्यादा होगा क्ले के पार्टिकल पे, और इस पे जो है सैंड के पार्टिकल पे या जो सिल्ट के पार्टिकल हैं वो क्ले से जो बड़े हैं तो उस पर ग्रेविटेशन का इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो इस कारण से इस पे आयन का इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, ठीक है, हाइड्रोजन होता है। ये सब कण जो है इसके फेस पे, इसके एज पे, ये एज है किनारा है और ये इसका फेस है, तो इस पे प्लस और माइनस का जो है चार्ज होता है, जिसके कारण क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि जो वाटर होता है उसका जो आयनिक बांड होता है वो पोलर होता है। ठीक है, पोलर का मतलब है कि ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन ने खींच लिया है अपनी तरफ, और ये आंशिक रूप से, पूरी तरीके से नहीं, ये आंशिक रूप से पॉजिटिव हो जाता है और ये आंशिक रूप से निगेटिव हो जाता है। और ये जो क्ले के पार्टिकल हैं जो छोटे हैं उन पे आयन है ही। ठीक है, देखो जो वाटर है वो पोलराइज जब हो जाता है तो ऑक्सीजन पे निगेटिव हो जाता है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव हो जाता है। इस कारण से ये जो क्ले होते हैं इसके, अब देखो क्ले पे जो है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज होते हैं। ठीक है, अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि कहाँ पे पॉजिटिव और कहाँ पे निगेटिव होते हैं, ये जब हम क्ले मिनरोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है अच्छी तरीके से जो है समझ में आएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। तो क्या होता है कि जो वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं अगर यहाँ पे निगेटिव है तो ये पॉजिटिव वाला जाके चिपक जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव वाला जाके चिपक जाएगा। इस कारण से जितने महीन पार्टिकल होते जाते हैं उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है ज़्यादा होती जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पे देखोगे तो जो क्ले का जो है प्लास्टिक लिमिट का जो रेंज है वो 0 to 100 है, यानी कि ज़्यादा है। और अगर हम सिल्ट की बात करेंगे तो वो 0 to 50 है, कम है, क्योंकि जो सिल्ट के पार्टिकल होते हैं वो क्ले से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इस वजह से इसका जो रेंज है वो कम है और क्ले का जो है ज़्यादा है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था लिक्विड लिमिट, जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो रेंज होता है
इसका लिक्विड लिमिट का जो रेंज होता है वो जो है 0 to 1000 था और 0 to 100 था, ठीक है, इसी में कहीं था, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्ले का रेंज जो है लिक्विड लिमिट का ज़्यादा था और सील का जो है कम था, तो ये होता है ऐसे, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये चीज़ जो है आपको समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं प्लास्टिसिटी जो है इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब होता है नंबर, मैंने कई बार आपको बताया है। तो इसे हम लिखते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स को IP से, और ये हमारा क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है कुछ नहीं होता है, ये होता है लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के जो अंतर को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। इधर जो है सॉइल का वॉल्यूम है और इधर क्या है, वाटर कंटेंट है, और ये WS, WP और WL अलग अलग वाटर कंटेंट ही हैं। तो WL माइनस WP इसी को हम क्या कहेंगे, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो यहाँ पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स की डिफिनेशन लिख लेते हैं, क्या है, सॉइल की लिक्विड लिमिट तथा प्लास्टिक लिमिट के अंतर को प्लास्टिसिटी इंडेक्स कहते हैं। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो ये हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो गया, ठीक है। तो देखो अलग अलग जो सॉइल है, मान लो सिल्ट है, क्ले है, सैंड है, इसी तरीके से नेचर में अगर हम अर्थ पे स्टडी करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो अलग अलग प्रकार के जो है सॉइल है, किसी सॉइल में कई जो सॉइल हैं उसका मिक्सचर है, किसी के पार्टिकल बड़े हैं, किसी के पार्टिकल छोटे हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो ये जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है ये हमें क्या बताता है, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमें क्या बता रहा है, यहाँ हम इस फिगर से देखेंगे। तो ये लिक्विड लिमिट और माइनस प्लास्टिक लिमिट का ये डिफरेंस से हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो सॉइल है उसकी जो है प्लास्टिसिटी का रेंज कितना है, यानी कि वो किस वाटर कंटेंट से किस वाटर कंटेंट के बीच में प्लास्टिक रह रही है, उसका रेंज कितना है। ये वाला एरिया जो है कम है, ये वाला एरिया कम है या ज़्यादा है, ये हमें पता चलता है, समझ रहे हैं। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स से हमें क्या पता चलता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको जो है ध्यान में रखना। प्लास्टिसिटी इंडेक्स यानी कि IP द्वारा सॉइल की रेंज ऑफ प्लास्टिसिटी ज्ञात करते हैं। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स द्वारा सॉइल की रेंज ऑफ प्लास्टिसिटी जो है हम ज्ञात करते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो नेचर में जो है अलग अलग प्रकार की सॉइल है, तो उस सॉइल का जो है क्या होगा कि ये जो प्लास्टिसिटी का रेंज होगा वो अलग अलग होगा, किसी सॉइल में जो है ज़्यादा होगा, किसी सॉइल में कम होगा। मैं यहाँ पे एक बार बना के दिखाता हूँ। मान लो ये एक प्रकार की सॉइल है, तो इसमें क्या है कि ये श्रिंकेज लिमिट है, ये प्लास्टिक लिमिट है, और ये वाला जो है लिक्विड लिमिट है, ठीक है। ये WS, WP और ये WL है, और ये जो है एक अलग प्रकार की सॉइल है, और इसका जो है क्या है कि ये श्रिंकेज लिमिट है, ये
प्लास्टिक लिमिट है और ये लिक्विड लिमिट है। तो इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में देखो तो ये जो लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का अंतर है, इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है। ऐसा भी हो सकता है कि जो लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का जो अंतर है वो 0 ही हो सकता है, मतलब कि ये दोनों लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट जो है सेम जगह पे हो, ठीक है। तो ये भी जो है हो सकता है। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स से हमें रेंज ऑफ प्लास्टिसिटी के बारे में पता चलता है कि प्लास्टिसिटी का रेंज जो है कितना है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे हम ध्यान में रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर कोई सॉइल है, ठीक है, WL माइनस WP है, अगर किसी सॉइल में ये जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान है अगर नेगेटिव आ जाता है तो क्या होगा? तो अगर किसी सॉइल का जो है प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान अगर नेगेटिव आ रहा है तो हम उसे जो है प्लास्टिसिटी इंडेक्स को नेगेटिव में नहीं लेंगे, हम उसका मान जो है 0 लेंगे। अच्छा ये बताओ, आप जाहिर सी बात है, आप एक बार सोच के देखो, कोई भी सॉइल है उसमें जब हम वाटर मिलाएंगे तो पहले वो सॉलिड स्टेट में थी, फिर सेमी सॉलिड स्टेट में आएगी, फिर हम वाटर मिलाएंगे तो वो ऐसी स्टेज में आएगी कि हम उसे आसानी से किसी शेप में ढाल सकें, फिर उसमें और वाटर मिलाते जाएंगे तो वो वाटर का पूरा घोल बन जाएगा और वो पूरी तरीके से वाटर जैसे व्यवहार करने लगी। समझ रहे हो, सोच रहे हो? जैसे हम लोग गिलावा बनाते हैं, अपने गांव में देखा होगा, तो गिलावा बनाते हैं तो उसमें पहले सॉइल जो है हार्ड मतलब सूखी रहती है, फिर पानी मिलाते हैं तो गीला हो जाता है, और पानी मिलाते हैं तो और गीला होता है, फिर ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा पानी मिलाते हैं तो एकदम जो है पानी में वो घुल जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा कभी हो सकता है, लाइट कट गई, तो ऐसा कभी हो सकता है क्या कि जो ये जो प्लास्टिक लिमिट का मान है वो कम हो और जो लिक्विड लिमिट का मान हो वो ज़्यादा हो? तो बताओ ऐसा कभी हो सकता है? तो जो है ऐसा हो सकता है, किसी किसी सॉइल में जो है ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं, ठीक है, यदि किसी सॉइल की प्लास्टिसिटी, ठीक है, प्लास्टिक लिमिट, यदि किसी सॉइल की जो है प्लास्टिक लिमिट लिक्विड लिमिट, किसी सॉइल की जो है प्लास्टिक लिमिट लिक्विड लिमिट से अधिक आ रही है, ठीक है ना, लिक्विड लिमिट से अधिक आए तो इस केस में प्लास्टिसिटी इंडेक्स यानी कि IP का मान 0 लेते हैं, ठीक है। तो अगर कोई सॉइल है उसमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान अगर नेगेटिव आ रहा है तो क्या होगा? अगर देखो लिक्विड लिमिट का मान ज़्यादा आ रहा है, सॉरी प्लास्टिक लिमिट का मान ज़्यादा आ रहा है और लिक्विड लिमिट का मान कम आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो जब नेगेटिव आएगा वो, तो उसे हम क्या लेंगे? प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान 0 लेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, IP जो है प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, नेगेटिव नहीं होता। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है नेगेटिव कभी भी नहीं होता है। इस वजह से अगर किसी सॉइल में लिक्विड लिमिट का मान कम आ रहा है और प्लास्टिक लिमिट का मान ज़्यादा आ रहा है तो भी हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान जो है 0 लेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे और ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ आती है, ठीक है।
तो हमने क्या पढ़ा है इसे सिंपल भाषा में लिख लेते हैं। व्हेन प्लास्टिसिटी लिमिट ज़्यादा है लिक्विड लिमिट से देन IP इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो हमने जो है पढ़ा कि जो सॉइल है उसकी प्लास्टिक लिमिट कैसे ज्ञात करते हैं, सॉइल का जो प्लास्टिक स्टेट है वो क्या होता है, और इससे संबंधित जो नोट्स पॉइंट है वो चीज़ हमने देखा। और इसके बाद से हमने देखा कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है वो क्या है और इससे हमें क्या पता चलता है। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स से हमें रेंज ऑफ प्लास्टिसिटी जो है पता चलती है। और हमने देखा कि अगर किसी सॉइल में लिक्विड लिमिट का मान कम आ रहा हो और प्लास्टिक लिमिट का मान ज़्यादा आ रहा हो तो उस केस में जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है उसका मान जो है हम 0 लेते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जो है लगभग आधे घंटे की हो गई है। अब इसके आगे जो है हम इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं इसके आगे हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।